अलर्ट बताता है कि विमान में इतना ईंधन नहीं है कि वह सीधे पाकिस्तान तक पहुंच सके। बाद विमान को अमृतसर में उतारा जाता है। अमृतसर से उड़ान भरने के बाद यह पाकिस्तान पहुंचता है और अंततः अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर लैंड करता है। सरकार बिना समय गंवाए 7 सदस्यीय नेगोशिएशन टीम बनाकर कंधार भेजती है। इस टीम में जानबूझकर अजीत डोभाल को शामिल किया जाता है। टीम कंधार पहुंचती है और अजीत डोभाल बातचीत शुरू करते हैं तो आतंकवादी अपनी मांगों की सूची एक कागज पर लिखकर विमान से बाहर फेंक देते हैं। कागज में लिखा था कि भारत की जेलों में बंद उनके 36 आतंकवादियों को रिहा किया जाए और साथ ही $200 मिलियन दिए जाए। भारत सरकार इन मांगों को मानने से इनकार कर देती है। डोभाल आतंकवादियों के साथ कई दौर की बातचीत करते हैं। बातचीत के बाद वे आतंकवादियों को इस बात पर राजी कर लेते हैं कि 36 नहीं बल्कि सिर्फ 3 आतंकवादियों को रिहा किया जाएगा। इस समझौते पर सहमत हो जाते हैं। अजीत डोभाल तीनों आतंकवादियों की रिहाई के बदले यात्रियों को सुरक्षित छुड़वा लेते हैं। भारत के लिए एक बड़ा सुरक्षा झटका माना गया। बाद अजीत डोभाल ने भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए रक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। कई नए सुरक्षा ढांचे विकसित किए गए जिनमें सेंटर, MAC, जॉइंट फोर्स ऑन इंटेलिजेंस, JTFI जैसे शामिल थे। चल रही थीं, लेकिन वर्ष 1998 में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई। अजीत डोभाल तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी करीबी हैं। उस समय अजीत डोभाल की रिपोर्टिंग सीधे अपने पास रख ली थी। कई वरिष्ठ अधिकारी और विपक्षी नेता अजीत डोभाल से खुश नहीं थे। इस नए प्रमुख के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई। अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौड़ में शामिल थे। इसके बाद चीफ की पोस्ट के लिए अजीत डोभाल का नाम सबसे आगे माना जा रहा था और उनका चयन लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन आखिरी समय में तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा की सिफारिश के बाद यह प्रक्रिया रुक जाती है और अजीत डोभाल प्रमुख नहीं बन पाते। तो नहीं होता। उस समिति में 2 प्रमुख ताकतें थीं। एक तरफ की नेशनल कॉन्फ्रेंस, जबकि दूसरी मोहम्मद सईद का राजनीतिक प्रभाव था। कांग अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करना चाहती थी ताकि वह राज्य की राजनीति से पूरी तरह